हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एचपीएससी हिंदी सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आरओ भाग 2 का चैप्टर 5 काव्यखंड से सहर्ष स्वीकारा है कविता का सारांश प्रतिपादे और गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित कविता है। तो चलिए पहले गजानन माधव मुक्तिबोध का कवि परिचय देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिसका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर सन 1917 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक गांव में 1917 में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। इसके पिता पुलिस विभाग में थे, अतः निरंतर होने वाले स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित व व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। बार बार उनके पिताजी का स्थानांतरण बदली हो रही थी, जिसके कारण उनकी पढ़ाई नियमित या सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। और सन 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद राजनाथ गांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्य क्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया। और सन 1964 ईस्वी में यह महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार से चल बसे। 1917 में इनका जन्म हुआ और 1964 में इनका देहांत हो गया। जो एक दार्शनिक थे, पत्रकार थे और सजग लेखक एंड कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं निम्नलिखित हैं: कविता संग्रह, कथा साहित्य, आलोचना। तो चलिए पहले हम इसकी कविता संग्रह देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल मोस्ट इम्पोर्टेंट कविता संग्रह है, जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कथा साहित्य, काठ का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी। गजानन माधव मुक्तिबोध की आलोचनाएं हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, काफ़ी बार पूछी जाती है। नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी। कामायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का दार्शन शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र एवं साहित्य की डायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आलोचनाएं हैं। भारत, इतिहास और संस्कृति। काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुक्तिबोध कौन सी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे? प्रयोगवादी थे। इनकी प्रतिभा का परिचय आगे के द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है। तार सप्तक एक संग्रह था कवियों का, जो एक पत्रिका थी, तार सप्तक, और जिसके संपादक थे आगे। उनकी कविता में निहित मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। जैसे कोई नैसर्गिक अंतस्रोत हो, जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यह ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। कल्पना चित्र, कल्पना के द्वारा बनाए जाने वाले मन मस्तिष्क पर जो चित्र बनते हैं वो कल्पना चित्र कहलाते हैं। और फैंटेसी, काल्पनिक कहानियाँ। इनकी रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहे। ये पत्रकार भी थे। इन्होंने राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार
लिखा। कवि शमशेर बहादुर सिंह इनकी कविता के बारे में लिखते हैं कि अद्भुत संकेतों से भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। ये सब कौन लिखता है? मुक्तिबोध के बारे में शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। इनकी भाषा शैली, इनकी भाषा उत्कृष्ट है, लंबे लंबे और कठिन संवाद हैं, भावों के अनुरूप शब्द गढ़ता और उनका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। चलिए अब देखते हैं कविता का प्रतिपादय। सहर्ष स्वीकारा है पाठ का प्रतिपादय और सारांश। मुक्तिबोध की कविताएं आमतौर पर लंबी होती हैं। इन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई हैं। कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। एक होता है कोई भी कार्य कोई भी स्वीकार करता है और दूसरा खुशी से स्वीकार करता है, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, सहर्ष अवसाद, उठा पटक को सामयिक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। यह विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास होता है। जैसे मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। नेक्स्ट है सहर्ष स्वीकारा का सारांश अर्थात सार या फिर समरी भी कह सकते हैं। सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध के द्वारा रचित एक छोटी कविता है जो छायावादी चेतना से प्रेरित है। कविता छायावादी चेतना से प्रेरित है, कवि प्रयोगवादी है। इस कविता में कवि ने बताया कि आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। दुख सुख, संघर्ष अवसाद, उतार चढ़ाव, आशा निराशा आदि से हमें हार नहीं मान लेनी चाहिए, बल्कि इन सभी को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। ये निश्चित है कि जीवन में सुख के साथ दुख भी आने हैं और जिस प्रकार अंधकार के बाद रात के बाद दिन निकलता है, उसी प्रकार दुखों के अंत के बाद सुखों का होना भी जीवन में अनिवार्य है। बल्कि इन सभी को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि अपना और ईश्वर का प्रेम अटूट है तो वह आपको प्रत्येक समस्या से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। कभी कभी कवि भी काफ़ी हारा हुआ महसूस करता था, किंतु कई बार जब वह इन सब को अपने जीवन का हिस्सा मानकर और प्रभु की इच्छा मानकर उसे स्वीकार कर लेता है, तो वह मानता है कि जिस प्रकार आकाश में रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश चमकता है, उसी प्रकार प्रभु का दृश्य आपके हृदय में समाया हुआ है। बादलों की ममता कभी कभी उसे पीड़ादायक प्रतीत होती है, जब कोई उसे सहानुभूति या उसके दर्द में उसको सांत्वना देने के लिए आता है। यह सब उसे अपनापन नहीं लगता, क्योंकि वह दुख और दर्द अब सहन नहीं कर सकता है। उनकी आयु भी कम बची हुई है। वह प्रभु से दंड देने को कहता है ताकि वह पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में गुम हो जाए और कोई भी उस तक ना पहुंच सके। किंतु उसका मानना है कि प्रभु प्रत्येक कण में समाये हुए हैं और वह उनके हमेशा साथ रहते हैं, जिसकी वजह से वह संसार के प्रत्येक दुख व सुख को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेता है। तो ये था आपका सारांश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इनको कवि परिचय और इसके सारांश को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अब की बार HPSC का सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, तो उसमें 10 और 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।